अच्छा, इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो थी 3:1। सी रिटायर हो गया, यही कह रहे थे पिछले चैप्टर में। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो क्या करता है? बिजनेस से चला जाता है। बिजनेस से चला जाता है, जो इसको प्रॉफिट का शेयर मिलता था 1/6, ये किसको दे के जाएगा? ए और बी को दे जाएगा। ठीक है। जब ये सी जाता है अपने घर तो इसको क्या करना होता है? पेमेंट करनी होती है। हमने किस किस चीजों की पेमेंट करनी होती है? कैपिटल की, रिजर्व्स की, प्रॉफिट की, लॉसेस की, रीवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट है, लॉस है, गुडविल की पेमेंट। तो वो सारी चीजें हम निकाल लेते हैं और ये जाता है, इसको पे कर देते हैं। यही होता था। तो डेथ में अलग क्या होगा? ए बी सी पार्टनर्स हैं, सी की डेथ होगी, सी चला जाएगा। सी अपना शेयर के अपने साथ लेके जाएगा, किसको देके जाएगा? ए और बी को देके जाएगा। अब सी के जितने भी पैसे बनते होंगे किस किस चीज के मिला के, कैपिटल के, गुडविल के, प्रॉफिट, रिजर्व्स, जो भी मिला के, हम सी को तो नहीं पे कर सकते, पर सी का कोई लीगल हायर होगा जो संभाल रहा होगा उसके अकाउंट्स को, उसको पे कर देंगे। यही तो होगा। तो रिटायरमेंट और डेथ में क्या फर्क है फिर? अलग अलग चैप्टर क्यों दिए हुए हैं? हाँ, कि इसको, हाँ वो तो उससे अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा हमारी? हम्म, सी के मरने पे, हाँ, नहीं क्यों नहीं मिलेगा? सी अगर, सी की डेथ होगी तो ये इसका शेयर कहाँ जाएगा? 1/6? नहीं, उस जरूरी नहीं है ना। वो तो फिर ये हो गया, सी सी की डेथ हुई, उसकी जगह कोई और पार्टनर आ गया, वो तो अलग चीज होगी ना, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। सी चला गया और उसका शेयर इनको मिल जाएगा, तो सब कुछ सेम होगा जैसे रिटायरमेंट में था। वही सारी चीजें इसमें भी होती हैं। बस एक फर्क होता है इसमें, वो क्या होता है? जब कोई पार्टनर रिटायर होता है ना, जैसे मान लेते हैं सी रिटायर हो रहा था पहले, तो सी रिटायर कब होगा? सी सोच समझ के 31 मार्च को रिटायर होगा। ठीक है। 31 मार्च को क्यों रिटायर होगा? क्योंकि इस दिन ईयर एंड है हमारा। ईयर एंड है तो हमने सारे फाइनल अकाउंट बनाए होंगे इस दिन, यहाँ तक का प्रॉफिट या लॉस हमने निकाल लिया होगा। और वो प्रॉफिट या लॉस का जितना भी शेयर है, वो पहले चैप्टर में जैसे हम बांटते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के, वो सारी चीजें बांट दी होंगी कर कुर के। आज के दिन ही सी बोल देगा मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर फाइनल अकाउंट बन चुके हैं पहले से। पर क्या डेथ भी सोच समझ के होगी 31 मार्च को? डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो मान लेते हैं डेथ उसकी यहाँ पे होगी 31 जुलाई 2025 को। लास्ट टाइम जो फाइनल अकाउंट बने थे वो कब बने थे हमारे? 31 मार्च 25 को बने थे। मतलब यहाँ तक का प्रॉफिट और लॉस जितना भी था, वो हम 31 मार्च को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे। यही होगा ना? 31 मार्च 2025 तक का जितना भी प्रॉफिट या लॉस था, हमने क्या बनाया होगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के जिसका जितना बनता होगा, गारंटी गारंटी सब कुछ देख दूख के हमने उनको दे दिया होगा, ए बी और सी को। ठीक है। अब यहां तक तो तीनों काम कर ही रहे थे, ए बी और सी। यहाँ पे सी की डेथ होगी, तो जब सी की डेथ होगी, क्या हम यहाँ पे भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं हमारे? यहाँ पे तो नहीं बनाते, क्योंकि डेथ तो अनएक्सपेक्टेड किसी भी डेट को हो सकती है। तो जिस दिन उसकी डेथ हुई ना, अब सी का लीगल हायर क्या बोलता है कि सी यहाँ से यहाँ तक तो बिजनेस में था ना, इतने पीरियड के लिए तो वो बिजनेस में था। कितने महीने हो गए ये 4 महीने हो गए। तो रिटायरमेंट और डेथ में क्या फर्क है? कि जब रिटायरमेंट होती है उस दिन का हिसाब, उस दिन तक का हिसाब हमने पहले से कर रखा होता है। पर डेथ के केस में हमने इन 4 महीने का हिसाब नहीं कर रखा अभी। तो क्या करना पड़ेगा? जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसके लीगल हायर को इन 4 महीने में जितना उसका शेयर बनता था वो भी देना पड़ेगा। समझ आ गया? तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन 4 महीनों में हमने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, उसका शेयर भी इसको देना पड़ेगा। ठीक है। ये रिटायरमेंट में नहीं होता था। समझ आ गया? तो बस ये फर्क है रिटायरमेंट और डेथ में, कि डेथ कभी भी हो सकती है और रिटायरमेंट साल के एंड में होती है। अच्छा, मैंने तुमको जब हम रिटायरमेंट वाला चैप्टर कर रहे थे, तो मैंने तुमको बोला था एक लास्ट वाला टॉपिक है, दो दो टॉपिक्स बोले थे वैसे तो। एक लास्ट वाले टॉपिक के लिए बोला था, ये डेथ के जैसा ही है। टॉपिक का नाम क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन बिटवीन द ईयर। अगर रिटायरमेंट भी साल के बीच में होने लग जाए, तो क्या रिटायरमेंट और डेथ में कोई फर्क बचेगा?
नहीं, फिर तो सेम ही हो जाएगा सब कुछ। तो ये वाला टॉपिक ना बिल्कुल सेम किसके जैसा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर के जैसा है। अकाउंटिंग फॉर दिस इज सेम एज इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर एज डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। तो जो हम इस चैप्टर में करेंगे वही सेम ट्रीटमेंट इस टॉपिक का होगा। तो वो टॉपिक यहाँ पे करने की सेंस ही नहीं थी, इस अगले चैप्टर में पूरा कवर हो ही जाएगा वो हमारा। तो अब करना क्या है इस चैप्टर में, हमको क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, जो चीजें रिटायरिंग पार्टनर को मिल रही थी वो सारी चीजें तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको भी मिलेंगी ना। जो चीजें रिटायरिंग पार्टनर को मिल रही थी सब कुछ डेथ वाले को भी मिलेगा, बल्कि डेथ वाले को कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, जो उसका प्रॉफिट का शेयर था वो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। अब देखो क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर। न्यू रेशो और गेनिंग रेशो सेम जैसे रिटायरमेंट में थी वैसे ही यहाँ पे निकलेगी। जैसे मान लेते हैं ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:1 है। सी की डेथ होगी तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो न्यू रेशो क्या होगी, 3:2। क्वेश्चन साइलेंट है तो गेनिंग रेशो भी क्या होगी, 3:2 हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी वैसा ही है। आगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जैसा रिटायरमेंट में था सेम वैसा ही यहाँ पे। गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है, चेक करते हैं वो गुडविल कौन सी है। बैलेंस शीट वाली है तो राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशो में। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, टू गुडविल अकाउंट। अगर वो एडजस्टमेंट वाली गुडविल है तो गेन टू सेक्रीफाइस। सेम यहाँ पे भी होगा। सेक्रीफाइस कौन कर रहा होगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा, बाकी के पार्टनर जनरली गेन कर रहे होंगे। आगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। जो प्रॉफिट लॉसेस हमने ओवर द ईयर्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं उनका क्या करेंगे, उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। यही पिछले चैप्टर में होता था, सेम यही इस चैप्टर में होगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी सेम जैसे पिछले चैप्टर में था इस चैप्टर में भी वही है। तो फिर से क्या करने का लॉजिक ही नहीं बनता। आगे नया क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। जिस दिन उसकी डेथ होगी उस दिन तक का उसको प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए, तो वो निकालना है हमको। उसमें दो चीजें करनी है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, निकालेंगे कैसे, और उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, जर्नल एंट्री क्या करनी है उसकी। ये दो चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे, ये नहीं है इस चैप्टर में। डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर की डेथ होगी उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, तो सेम वैसे ही बनेगा जैसे रिटायरमेंट में बनता था। ठीक है। अच्छा देखो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन क्या आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। वो हमको बोलता है जिस पार्टनर की डेथ हुई है ना सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। जिस पार्टनर की डेथ हुई है सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट। हमको तो सबका बनाना आता है ना। रिटायरमेंट में तो हम तीनों का बना लेते थे। अगर मैं तीनों की जगह बोल दूं इन दोनों का नहीं बनाना, सिर्फ सी का बनाना है, तो बन जाएगा। उनकी जो चीजें वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ सी वाली चीजें लिख देंगे। तो यही टॉपिक ये वाला हो गया कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। जैसे रिटायरमेंट में बनता था वैसे ये, जो जो चीजें उसको मिल रही होंगी वो क्रेडिट में लिख देंगे, जो जो चीजें उस पार्टनर से लेनी है वो डेबिट में लिख देंगे। हाँ, डेथ में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो इसका कैपिटल अकाउंट बनाने का आता है, डिसीज पार्टनर का। अगर तीनों का आ गया तो सेम रिटायरमेंट जैसे है। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अमंग रिमेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर्स बचे हुए हैं उनकी अगर कैपिटल की एडजस्टमेंट पूछ ले तो कैसे होगी, सेम एज रिटायरमेंट। तो मैंने तुमको बोला था रिटायरमेंट में तो 4 केसेस होते हैं कैपिटल की एडजस्टमेंट में। उसमें से जो थर्ड वाला केस था ना, वो वाला केस हमको डेथ वाले चैप्टर में दिया हुआ है बस। थर्ड वाला केस क्या था, एडजस्टेड कैपिटल निकालो और उसको न्यू रेशो में बांट दो। यही केस डेथ वाले चैप्टर में दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन आता भी नहीं एग्जाम में। आगे अब नया क्या है, पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है हमको। जो पैसा डिसीज पार्टनर को ड्यू हो रखा है वो किसको मिलेगा। एग्जीक्यूटर कौन होता है, जो लीगल हायर, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो देख रेख कर रहा है उसके लेन हिसाब की, उसका अकाउंट। मतलब उसको पेमेंट कैसे करनी है, तो पेमेंट कैसे कर सकते हैं, या तो लमसम कर देंगे एक साथ या फिर इंस्टॉलमेंट्स में कर देंगे। तो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कैसे करनी है वो देखना है हमको यहाँ पे। ठीक है। तो यही टॉपिक रिटायरमेंट में हम स्किप करके आए हैं। वहां पे था ना रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओ, तो मैंने बोला था डेथ वाले के साथ कर लेंगे। तो सेम यहाँ पे भी आएगा, पर यहाँ पे डिसीज्ड पार्टनर को पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट किसको होगी, उसके एग्जीक्यूटर को होगी। तो सेम वही टॉपिक है। आगे लास्ट टॉपिक है सेक्शन 37। तो ये एक नया है, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट लगते हैं इसको करने में। समझ आ गया। तो नए को टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं हमको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ये सीखना है।
एग्जीक्यूटर को पेमेंट कैसे होगी ये सीखना है, एक सेक्शन 37 का टॉपिक है ये सीखना है। तो ये 3 टॉपिक सीखने हैं, ये डेथ वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। अच्छा, यहाँ पे डेथ की जगह रिटायरमेंट भी लिख सकते हैं ना। अगर रिटायरमेंट इन बिटवीन द ईयर हो रही हो तो सेम टॉपिक है, रिटायरमेंट का हो गया। तो एक साथ ही सीख लेते हैं, एक ही है सब कुछ। इस टॉपिक को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट हैं? कैलकुलेशन पार्ट, वो कैलकुलेट कैसे करना है, और अकाउंटिंग पार्ट, अकाउंटिंग कैसे करनी है उसकी। अच्छा, कौन से प्रॉफिट की बात हो रही है? ये वाले प्रॉफिट की बात हो रही है कि यहाँ, अच्छा यहाँ से पहले का प्रॉफिट उसका क्या, वो तो हम दे चुके होंगे क्योंकि यहाँ पे फाइनल अकाउंट बने थे, यहाँ पे हमने दे दिया होगा। जो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट है 4 महीने का, वो नहीं दिया बस हमने उसको। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करना है हमको। तो इसको कैलकुलेट करने के ना 2 ऑप्शन है हमारे पास। 2 ऑप्शन क्या, कि या तो मैं 31 जुलाई को जिस दिन उसकी डेथ हुई है मैं क्या करूं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, फिर मैं P&L अकाउंट बनाऊं, फिर मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं और दे दूं। ऐसे ही निकालते हैं प्रॉफिट, तो कितना कमाया हमने। इसको बोलते हैं हमने क्या किया, फाइनल अकाउंट बनाए और हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, कि एक्चुअल में फर्म ने इन 4 महीने में कितना कमाया, वो प्रॉफिट हमने निकाल लिया। ठीक है, ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है ना, ये निकालना इजी नहीं होता क्योंकि साल के बीच में हमारे पास पूरा डेटा नहीं होता कि हम पूरे साल में कितना कमाएंगे, मतलब 4 महीने में हमने कितना कुछ किया, उसका डेटा हमारे पास कंप्लीट नहीं है अभी। तो क्या होता है, ये वाला प्रॉफिट हो सकता है हम सही से ना निकाल पाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा अगर क्वेश्चन में बोल रहा है एक्चुअल प्रॉफिट हमने निकाल लिया, तो मना थोड़ी करेंगे कि सही निकाला नहीं निकाला, तो कुछ नहीं करेंगे। अदरवाइज हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन बोलता है एक्चुअल प्रॉफिट मत निकालो, तुम प्रॉफिट को एस्टिमेट कर लो। अच्छा, अगर मैं प्रॉफिट को एस्टिमेट करूंगा तो क्या मेरे को ये अकाउंट बनाने की जरूरत है? तो मेरे को अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एस्टिमेशन कैसे होती है, जैसे हम गुडविल में एस्टिमेट करते थे ना प्रॉफिट फ्यूचर में कितना कमाएंगे, वैसे ही यहाँ पे भी एस्टिमेट कर लेंगे। गुडविल में भी तो किया ही था हमने कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, उसको आज ही एस्टिमेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी एस्टिमेट कर लेंगे। तो 2 तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं हमारे पास। 2 तरह के कौन कौन से, या तो हम करेंगे एस्टिमेट या फिर हम निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। ये समझ आ गया? एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हमको क्या बनाना होता है, हमको हमारे फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। अगर एस्टिमेट करना है प्रॉफिट तो फाइनल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एस्टिमेट करने के तरीके हमको पता है कैसे एस्टिमेट करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है एक्चुअल प्रॉफिट का, तो ये हमको बोलेगा नहीं कि तुम ये सारी चीजें बना के दिखाओ। क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन होगा हमको, मतलब क्वेश्चन में जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो दे रखा होगा हमको पहले से। तो इसके अंदर तो कैलकुलेशन हमको करनी ही नहीं है, ये तो दे देगा निकाल के। तो किस में कैलकुलेशन करनी होगी, अगर हमको प्रॉफिट एस्टिमेट करना पड़ा तो वो कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पे कि एस्टिमेट कैसे करेंगे। ठीक है, एस्टिमेट करने के हमारे पास 2 तरीके देखे। अच्छा पहले ये बताओ, अगर मान लेते हैं हमने 4 महीने का प्रॉफिट एस्टिमेट करना है, तो तुम्हारे हिसाब से हमने 4 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया होगा, ये कैसे एस्टिमेट करेंगे? पिछले साल का देख लेते हैं, सेम यही गुडविल में भी करते थे हम। पिछले सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते थे, उसी को मान लेते थे इस साल भी उतना ही कमाया होगा। सेम यहाँ पे भी होगा कि क्वेश्चन में लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमको दे रखा होगा। लास्ट ईयर में अगर मैं मानूं कि मैंने 4 लाख रुपए कमाए थे, तो इन 4 महीने में हमने कितने कमाए होंगे, तो कैसे निकलेगा, ये 4 लाख का प्रॉफिट कितने महीने का है, 12 महीने का। हमको कितने महीने का निकालना है, 4 महीने का। तो क्या करें, इंटू 4/12 कर देते हैं, आ गया 4 महीने का प्रॉफिट। बस हो गया एस्टिमेट। क्वेश्चन क्या करेगा, हमको लास्ट ईयर का डेटा दे देगा, पिछले साल तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, उसके हिसाब से देख लेंगे हमको इस साल कितने महीने का प्रॉफिट निकालना है। इस केस में 4 महीने का निकालना है, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू पीरियड बाई 12। ठीक है, तो ये एस्टिमेट हो गया 4 महीने का प्रॉफिट। कितना आएगा इसको अगर सोल्व करेंगे, इसको मान लेते हैं ये 3,60,000 है। कितना हो गया, 1,20,000 हमारा कितने महीने का प्रॉफिट है ये,
4 महीने का प्रॉफिट है। समझ आ गया? या फिर क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा 1 साल के डेटा पे रिलाई मत करो, पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट्स मैं बता देता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा हमको? तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको। तो अगर पिछले 1 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल लेंगे इन 4 महीने में हमने कितना कमाया होगा। अच्छा, ये एक्चुअल प्रॉफिट है या सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं हम? मान के चल रहे हैं इतना प्रॉफिट हमने कमाया होगा, एक्चुअल नहीं है ये। एक्चुअल तो कुछ और होगा हमारे पास, ठीक है। तो एस्टिमेट करने के ना हमारे पास दो तरीके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में क्या होता है, या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा होगा या फिर पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट दे रखा होगा हमको, उसके बेस पे एस्टिमेट कर लेंगे हम इस साल कितना कमाया, ठीक है। अच्छा, ये जो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं किसका प्रॉफिट निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं प्रॉफिट हम? जिस पार्टनर की डेथ हुई है सिर्फ उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम ये प्रॉफिट, ठीक है। जो भी प्रॉफिट हमने एस्टिमेट किया क्या वो सबको दे देंगे या सिर्फ उसको देंगे जिसकी डेथ हुई है? एस्टिमेट तो हम सबका ही कर रहे हैं, पर क्या ये सही प्रॉफिट है या गलत भी हो सकता है? गलत भी हो सकता है। तो ये जब सही प्रॉफिट है ही नहीं तो हम सबको नहीं देते हैं, हम सिर्फ किसको देते हैं? जिस पार्टनर की डेथ है, मतलब आज का काम हमारा चल जाना चाहिए बस, जिस पार्टनर की डेथ है सिर्फ उसको देंगे ये प्रॉफिट। अच्छा, अगर मैंने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला होगा तो भी क्या सिर्फ सी को देंगे? तब तो सबको दे देंगे। हाँ, अभी अगर अभी देने की जरूरत क्या, अगर मान लेते हैं मैंने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया इन 4 महीने का, अगर एक्चुअल है तो मैं बोलूंगा सब कुछ सही है, तो अब सी को अभी दे दूंगा, फिर ए और बी का बचा के रखूंगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहां तक का प्रॉफिट मैं सब में बांट देता हूँ, ठीक है। इसके बाद का जब होगा जब देख लेंगे बात। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमने प्रॉफिट इन बिटवीन द, तो कैलकुलेशन डेज में होगी फिर, मंथ्स। हाँ, क्वेश्चन आ जाता है, वो भी कर लेंगे हम अभी। अच्छा देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमने प्रॉफिट एस्टिमेट किया तो प्रॉफिट किसके लिए एस्टिमेट किया हमने? सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर के लिए जिसकी डेथ हुई है। अगर प्रॉफिट हमने एक्चुअल निकाला है तो सबको दे देंगे, ठीक है। इसकी अकाउंटिंग करेंगे अभी। तो एस्टिमेट करने के कितने तरीके हमारे पास? दो तरीके। पहला तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में जो सी का प्रॉफिट शेयर है वो कैसे निकलेगा, तो इसके अंदर लिख ले लो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, या तो पिछले साल का प्रॉफिट ले लो या फिर ले लो एवरेज प्रॉफिट। इन दोनों में से कुछ एक चीज होगी, क्वेश्चन में जो बोला होगा वो ले लेंगे हम। इनटू क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? पीरियड डिवाइडेड बाय 12, यही करना होगा। कितने महीने का प्रॉफिट निकल गया हमारे केस में? 4 महीने का प्रॉफिट निकल गया। क्या ये 4 महीने का प्रॉफिट सिर्फ सी का है? ये तो फर्म का है ना। फर्म में पिछले साल हमने कितने का प्रॉफिट कमाया? 3,60,000। क्योंकि ये 1 साल का था तो 4 महीने में हमने कितना कमाया होगा? 1,20,000। ये किसका प्रॉफिट है? फर्म का। हमको किसका निकालना है? सी का। तो क्या करें यहाँ पे, सी शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका जितना भी शेयर होगा। हमारे केस में मान लेते हैं 1/6 था तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गया फॉर्मूला? पिछले साल का प्रॉफिट या फिर पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट ले लिया हमने, मल्टीप्लाई किया जितने महीने का निकालना है उतने महीने डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई किया उसके शेयर से, तो ये क्या निकल के आ गया? ये डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल के आ गया। कब तक का? टिल द डेट ऑफ डेथ, उस दिन तक का प्रॉफिट निकल के आ गया। समझ आ गया ये? तो ये पहला फॉर्मूला था हमारे पास, कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट को कैसे कर सकते हैं, या तो वो प्रॉफिट एस्टिमेटेड होगा या फिर वो प्रॉफिट एक्चुअल होगा। अगर वो प्रॉफिट एस्टिमेटेड है तो निकालने के कितने फॉर्मूले हमारे पास? दो। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या फिर सेल्स। पहला हमने कौन सा किया? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कैसे करना है? डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ कैसे निकलेगा? लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू टाइम टिल डेथ, डेथ के टाइम तक, डेथ के दिन तक कितना टाइम उसने काम किया, मान लेते 4 महीने, डिवाइडेड बाय 12 इंटू डिसीज्ड पार्टनर शेयर, ठीक है। और जहां पे हम ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले रहे हैं उसकी जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं।
इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स एवरेज प्रॉफिट, हाँ वो पिछले सालों का होगा। इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट सम ईयर्स देन वी विल कंसीडर एवरेज प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट की जगह हम क्या ले लेंगे, पिछले सालों का एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे। इफ टाइम टिल डेथ कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, अगर ये टाइम हम मंथ्स में नहीं निकाल सकते तो कैलकुलेशन किस में होगी, फिर कैलकुलेशन डेज में होगी। डेज में करते हुए यहाँ पे 12 की जगह क्या आ जाएगा 365, और ऊपर जो लेंगे लेंगे हम वो डेज ले लेंगे, कितने दिन उसने काम किया होगा। ठीक है, बस फॉर्मूले में ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मंथ्स देन कंसीडर इट इन डेज टेकिंग 365 डेज इन डिनोमिनेटर। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनके रेशियो 3:1। सी डाइड ऑन 30th जून 2025। 30 जून को अगर उसकी डेथ हुई तो वो कितने महीने बिजनेस में था, 3 महीने था, तो हमको 3 महीने का प्रॉफिट निकालना होगा। C's share of profit till the date of death is to be calculated on the basis of average profit of previous 3 years profit which are as follows। तो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे इसका प्रॉफिट निकालना। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो क्या करें, एवरेज कैसे करते हैं, तीनों को प्लस करें, डिवाइड कर दें 3 से। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 90,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया, इनटू क्या करना है, कितना पीरियड 3/12, इंटू क्या करना है, सी की डेथ हुई है तो उसका शेयर कितना है 1/6। तो ये क्या आ गया हमारा, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया टिल द डेट ऑफ डेथ। तो कैसे निकाला हमने, एवरेज प्रॉफिट आ गया 90,000, सी का प्रॉफिट कितना होगा 90,000 इंटू 3/12 इंटू 1/6। सी को कितने का प्रॉफिट मिलना चाहिए 3750, 3750 रुपए का प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। 3 ये वाला, कितने महीने था वो बिजनेस में, 30 जून को डेथ हुई उसकी, तो अप्रैल से लेके जून, 30 जून, अप्रैल मई जून 3 महीने था, तो 3/12। पिछले क्वेश्चन में हमारे केस में कितना था वो 4, क्योंकि डेथ कब हुई थी उसकी 31 जुलाई को, तो 4 महीने था। समझ आ गया, ये समझ आ गया ना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में वो क्या बोलता, ये बोलता लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, तो हम किसके बेस पे निकाल लेते, फिर 1/20 के बेस पे निकाल लेते। तो हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो जाता 1/20, इंटू कर देते 3/12, इंटू कर देते 1/6 है। हाँ अगर डेज, अच्छा मान लेते हैं उसकी डेथ हुई, एक मिनट मेरे को देख लेने दो एक बार, उसकी डेथ होगी अप्रैल 30, मई 31, जून -12, उसकी डेथ होगी 12 जून को। मान लेते हैं उसकी डेथ कब हुई है 12 जून को डेथ हुई है, तो 12 जून को डेथ हुई है इसका मतलब मिड ऑफ द मंथ में डेथ होगी। तो क्या हम इसको मंथ्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते मंथ्स में, तो किस में कल्पना करना पड़ेगा फिर, डेज में। डेज में करते हुए हमको काउंट करने पड़ेंगे डेज, कि वो कितने महीने तक बिजनेस में, कितने दिन तक बिजनेस में था। तो डेज कैसे कैलकुलेट होंगे, कब डेथ हुई है उसकी 12 जून को, तो वो अप्रैल, पूरे अप्रैल था, अप्रैल में कितने दिन हो गए 30, मई में कितने दिन हो गए 31, जून में कितने दिन हो गए 12 जून। तो कितने टोटल दिन रहा वो 73 डेज, 73 डेज था। अब हाँ, तो कितना प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट 90,000 इंटू 73/365 इंटू 1/6। इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसको काट लेंगे तो ये 6 से कट जाएगा, जितना भी होगा 5 से कितना होगा ये 18,000 रुपये, और 18,000 6 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। समझ आ गया, जब कैलकुलेशन हमारी डेज में हो रही होगी ना, तब हमारे जो डेज होंगे वो 73 के मल्टीपल में, ज्यादातर चांसेस है वो 73 के मल्टीपल में आ रहे होंगे। जो भी डेज होंगे वो किसके मल्टीपल में आ रहे होंगे 73 के। तो 73 का टेबल अगर हम लिखें कितना हो गया 73, 146, या तो 73 डेज होंगे या 146 होंगे, या फिर अगला कितना हो गया 219, इसके अगला
288, इसके अगला 365। ठीक है, तो वो इसके टेबल में आ रहे होंगे, तो जो भी आ रहा होगा वो 73 से कट जाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पे 73 वन जा 73, 73 से 5 जा 365, तो ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगी उसकी। हाँ, तो फिर हमको अप्रोक्स करना पड़ेगा, पर वो कैलकुलेशन इतनी देते नहीं है वैसे तो, डेज में आती भी नहीं है, पर फिर भी अगर आती है, बुक्स में एक दो क्वेश्चन होंगे तो वो इसके मल्टीपल में दे रखे होंगे हमको, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे वो। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको काटने की जरूरत नहीं है हमको, तो आसानी से कट जाएगा वो, अगर पता होगा हमको पहले से। समझ आ गया? तो ये डेज कौन सा मेथड हो गया हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हो गया। इजी था ये तो, एस्टिमेट ही करना है, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे एस्टिमेट कर लेते हैं। क्या पक्का इतना ही प्रॉफिट होगा हमको साल के एंड में? कम ज्यादा भी हो सकता है, उसका 3750 आ रहा था, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर अभी हमने क्या किया है, एस्टिमेट किया है। एस्टिमेट करके सी का जितना बनता होगा उतना तो सी को दे देंगे, बाद में क्या करना है उसका वो सिलेबस में ही नहीं है हमारे। आज का है हमारे पास कि आज सी को कितना देना है, 3750 देना है। अकाउंटिंग नहीं किया अभी हमने, सिर्फ कैलकुलेट किया है। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा है? लीगल हायर में जो भी उसका जो भी उसने नॉमिनी बना रखा होगा अपना, अगर हाँ बना रखा होगा कोई, तो वो, नहीं बना रखा होगा तो फिर लीगली जो है उसके फैमिली मेंबर्स वो आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा आगे देखो, दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर को और क्या बोलते हैं? सेल्स। टर्नओवर को हम सेल्स भी बोलते हैं। तो अगला मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। नेट ही होती है, हर जगह पे नेट सेल्स ही यूज होते हैं, ग्रोथ तो मतलब ही नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अच्छा, यहाँ पे हम एक्चुअल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल या एस्टिमेट ही करेंगे? यहाँ पे भी एस्टिमेट करने के ही दो तरीके हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। तो इसमें हमको क्या दे रखा होगा? ये हमारा ईयर एंड हुआ था 31 मार्च 25 को, यहाँ पे सी की डेथ होगी, डेट है मान लेते हैं ये 30 जून 2025। अगर ये 30 जून की डेथ हुई है इसकी, तो कितने महीने तक बिजनेस में था? वो 3 महीने तक बिजनेस में था। ठीक है, क्यों 26 क्यों आएगा? वही वाला साल कंटिन्यू होगा ना। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा हमको? क्वेश्चन में यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक की सेल्स दे रखी होगी हमको। कितने महीने की सेल्स? 3 महीने की सेल्स। अच्छा, सेल्स तो हमको पता ही होगा ना कि 3 महीने में मैंने कितने का सामान बेचा है इन 3 महीने में, तो वो पता होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा। कौन से साल की सेल है ये? करंट ईयर की उन 3 महीने की सेल है जिस 3 महीने में सी बिजनेस में था। सेल्स मान लेते हैं दे रखी है हमको 2 लाख रुपए। और क्या दे रखा होगा? क्वेश्चन हमको बताएगा लास्ट ईयर में हमने टोटल सेल्स कितने की थी, तो प्रीवियस ईयर की हमको सेल्स बता देगा, यहां से यहां तक की। पिछले साल मान लेते हैं हमने टोटल सेल्स की थी 5 लाख रुपए की। फिर क्वेश्चन पिछले साल का प्रॉफिट भी बता देगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बता देगा, मान लेते हैं वो था 50,000 रुपए। क्या क्या बताया हुआ है? करंट ईयर की सेल्स बताई हुई है, उन 3 महीने की, प्रीवियस ईयर की पूरे साल की सेल बताई हुई है, और प्रीवियस ईयर का पूरे साल का प्रॉफिट भी बता रखा है हमको, नेट प्रॉफिट। तो क्या यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं इन 3 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ होगा? कैसे? तो जैसे पिछले साल में कितने की सेल हुई थी? 5 लाख, तो उन्होंने कितने का प्रॉफिट कमाया था? 50,000 का। तो वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं अपनी सेल्स का? 10% कमाते हैं। तो इस साल अगर सेल भी 2 लाख रुपए की हुई है, तो इन 3 महीने में उन्होंने कितने का प्रॉफिट कमाया होगा? 20,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। ये समझ आ गया? बस, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, वो करेंगे कैसे, ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा था हमको। समझ आ गया? तो ऐसे निकालना है ये हमको। अच्छा, ये जो 20,000 का प्रॉफिट आया, ये पूरे साल का आया है या 3 महीने का आया है? क्यों 3 महीने का, क्यों? क्योंकि सेल्स ही 3 महीने की थी,
तो क्या यहाँ पे हमको 3/12 करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेल्स ही कितने महीने की दे रखी है हमको? 3 महीने की सेल्स दे रखी है। अच्छा, ये जो 20,000 का प्रॉफिट आया, ये फर्म का आया है या सीधा सी का आ गया? ये फर्म का आया, क्योंकि सेल किसकी थी? फर्म की। प्रॉफिट भी किसका है? फर्म का। अगर मेरे को सी का शेयर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो फॉर्मूला क्या होगा? करंट ईयर का प्रॉफिट उन 3 महीने का पता कर लो और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गया? तो यहाँ पे डायरेक्ट जो सी का शेयर है वो कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, करंट ईयर की सेल्स लिख लो, मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिख लो, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स। ये आ जाएगा तुम्हारा उन 3 महीने का प्रॉफिट। मल्टीप्लाई कर दो सी के शेयर से, डिसीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सी का शेयर आ जाएगा। टाइम क्यों नहीं आएगा? अभी बताया था मैंने, क्यों नहीं आएगा टाइम? उससे पहले बताया था, क्योंकि ये जो सेल दे रखी है 2 लाख रुपए की, कितने महीने की है? 3। तो प्रॉफिट भी कितने महीने का निकलेगा हमारा? 3। तो करंट ईयर की सेल कितनी है? 2 लाख इंटू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? 50,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी थी? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर कितना था? 1/6। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 0 4 0 5 10 0 0, 20,000 का प्रॉफिट आ गया। उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 से, तो उसका प्रॉफिट आ गया। समझ आ गया? कितना आएगा शायद? ठीक है, समझ आ गया? तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। सेकंड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स। कैसे निकलेगा? सेल्स टिल डेथ, उसकी डेथ तक हमारे करंट ईयर में कितने की सेल हुई थी वो ले लो। कितने की हुई थी? 2 लाख मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया हमने? 50,000, वो लिख लो, डिवाइड कर दो प्रीवियस ईयर की सेल से जो की थी 5 लाख रुपए, मल्टीप्लाई कर दो डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से जो कि था 1/6। तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा? डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आ गया? ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, तो लॉस आ जाएगा। तो जो, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे प्रॉफिट की जगह अगर हमको लॉस दे रखा होगा तो आंसर क्या आएगा हमारा? लॉस। तो जो डिसीज, जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा या उसको लॉस भी मिलेगा? जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको प्रॉफिट प्रॉफिट देंगे, अगर लॉस हो गया तो लॉस भी देंगे। लॉस होगा तो लॉस ले लेंगे उससे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दे देंगे। नहीं, हाँ सेक्रीफाइसिंग होगा हमेशा ही वो तो। 3,000 रुपये? कितना आ रहा है? 4,000 आ रहा है। प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी दे रखी है हमको? 7 लाख। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 70,000। सेल्स 1/4/25 से 31 जून 25 तक की हमको दे रखी है 2,40,000। तो 2,40,000 की सेल्स थी, इंटू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स, इंटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 4,000। नहीं, कैलकुलेशन अभी तो अकाउंटिंग की बात ही नहीं की, जनरल एंट्री की बात हुई, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। अभी तो सिर्फ हमने कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया है? जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको कितने का प्रॉफिट मिलेगा, वो कैलकुलेट किया है अभी। जनरल एंट्री क्या करनी है, कहां से देंगे, क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना नहीं रहे अभी। अगर, हाँ ये सारी चीजें रिटायरमेंट में भी हो सकती हैं। अगर रिटायरमेंट कब हो रही हो? ड्यूरिंग द ईयर हो रही हो, साल के बीच में। अगर एंड में हो रही हो तो कुछ नहीं होगा ऐसा।
समझ आ गया? अच्छा, इससे पहले जो रेशो वाला टॉपिक है वो बिल्कुल सेम है जैसा रिटायरमेंट में था। रेशोज बिल्कुल वैसे ही हैं कि जो पार्टनर जाएगा वो पार्टनर अपना शेयर दे के जाएगा किसको, जो पार्टनर बचे हुए हैं उनको। ठीक है, तो जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो गेन करेंगे और जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है वो सेक्रीफाइस करेगा। अच्छा, साथ साथ में अगर उस पार्टनर को सैलरी मिलनी थी, मान लेते हैं जिस पार्टनर की डेथ हुई है, यहाँ पे डेथ हुई है उसकी, यहाँ तक वो बिजनेस में था, यहाँ से यहाँ तक कि उसको सैलरी भी मिलती थी, तो सैलरी भी देनी पड़ेगी। मान लेते हैं 2000 पर मंथ की सैलरी मिलती थी, तो 2000 पर मंथ इंटू 3 मंथ्स अगर उसने काम किया तो 6000 की सैलरी भी देनी पड़ेगी। अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे तो इन 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा उसको। तो जो चीजें हम पहले चैप्टर में करते थे ना, वो सारी चीजें इसको देनी पड़ेंगी इन 3 महीने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन मिलना है तो कमीशन भी देंगे। ठीक है, प्रॉफिट का शेयर तो हम निकाल ही रहे हैं, तो सारी चीजें देंगे। बाकी की कैलकुलेशन ईजी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ईजी होता है ना, वो तो हमने सीखा ही हुआ है निकालना। सैलरी ईजी होती है निकालनी, तो इसलिए हम उसकी कैलकुलेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पर क्वेश्चन में हो सकता है वो भी देने के लिए बोल दे, तो दे देंगे वो भी। ठीक है, और क्या हो सकता है? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो ये और कैलकुलेट करना है, तो ये तो हमने सीख ही लिया कैलकुलेट कैसे करते हैं, और ये हमको पहले से आता ही है, ये तो इजी है। तो यहाँ क्या रिवोल्यूशन? पूरे वो एक साल का नहीं होता रिवोल्यूशन, ओवर द ईयर जो हमने इकट्ठा किया हुआ है उसके अंदर हमको टाइम नहीं मल्टीप्लाई करना टाइम से। तुम बच रहे हो बस। तुम तीनों, तुम तीनों, तुम तीनों। हाँ, अभी नहीं बोल रहा कुछ, बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो। अभी ना क्वेश्चंस के अंदर जनरल एंट्री करने के लिए भी बोलेगा, जनरल एंट्री अभी नहीं आती हमको, कैलकुलेशन आती है बस हमको। क्या क्या दिया हुआ है? राम, मनु और हरी पार्टनर्स हैं। हरी डाइड ऑन, किस दिन डेथ हुई है उसकी? 30 जून 2024। मतलब वो कितने महीने था बिजनेस में? 3 महीने था। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial years of profit before death। तो कैसे निकालना है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे बोल रहे हैं, टाइम में ही प्रॉफिट लेते हैं, तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट करो, उसके हिसाब से एस्टिमेट कर लो। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हमको, 1,10, 1,20 और 1,30,000 रुपए। तो तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा हमारा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000 रुपए। और उसके हिसाब से हमको हरी का शेयर निकालना है, तो कैसे निकलेगा? इंटू 3/12, 1,20,000 इंटू 3/12 इंटू उसका शेयर कितना था, कुछ नहीं बोला हुआ, तो इक्वल, तो 1/3, 10,000। तो उसका शेयर कितना आ गया? 10,000 रुपये। समझ आ गया? उसके बाद एक्स वाई जेड पार्टनर से रेशो दे रखे 3:1। वाई डाइड ऑन 30th June। प्रॉफिट फ्रॉम 1st April 2023 टू 30th June 2023 वॉज 3,60,000। अच्छा, ये बोल रहा है प्रॉफिट इस दिन से लेके, किस दिन डेथ हुई है उसकी? 30 जून 2023। इस दिन से लेके इस दिन का प्रॉफिट कितना था उनका? 3,60,000।
अच्छा ये अकाउंटिंग पूछ रहा है, ये इसका ये नहीं किया अभी हमने। उसके बाद हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो। ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है 2:1। सी डाइड ऑन 30th जून 2023, तो फिर से कितने महीने, 3 महीने। प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, तो ये कौन से साल की सेल्स दे रखी है हमको, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा खत्म कब हुआ होगा, 31 मार्च 2023 को। उसकी डेथ कब हुई है, 31 मार्च दो सॉरी 30 जून 2023 को। तो वो बोल रहे हैं इस साल, ये वाला साल जब तुम्हारा खत्म हुआ ना 31 मार्च 2023 वाला, तब तुम्हारी प्रॉफिट और सेल्स कितने की थी। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर की सेल्स बताई हुई है कितनी, 1 लाख का प्रॉफिट था, 10 लाख की सेल्स थी। आगे सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2023, मतलब ये वाले पीरियड की सेल्स कितनी थी हमारी, 1.5 लाख रुपए। तो इन 3 महीने की सेल्स भी दे रखी है। प्रॉफिट का शेयर पूछ रहा है, तो कैसे करते हैं, ये इनटू उसका शेयर। उसका शेयर कितना है, 1/5, तो कितना आ गया, 3,000 रुपये। समझ आ गया। तो ये दोनों मेथड थे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टाइम्स। तो ये दोनों इजी मेथड है, एस्टिमेट करना आसान है, अगर एक्चुअल होगा तो क्वेश्चन निकाल के दे देगा हमको। तो ये क्या था, हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म कर लिया कि डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, एस्टिमेट कैसे करना है। दो मेथड है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। एक्चुअल वाला होगा तो क्वेश्चन में हमको दे रखा होगा। फिर मैंने तुमको बताया अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो प्रॉफिट का शेयर सिर्फ किसको मिलेगा, सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर को मिलेगा जिसकी डेथ हुई है। अगर हमने प्रॉफिट एक्चुअल निकाला है तो किसको प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर सबको मिलेगा क्योंकि वो प्रॉफिट एक्चुअल है। समझ आ गया। अब देना कैसे, अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हम कल करेंगे। नहीं, एक्चुअल की कैलकुलेशन नहीं, क्वेश्चन दे देते हैं हमको। इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ वो अगले टॉपिक में आएगा, लास्ट में करेंगे, ये इसमें आएगा वो। स्कूल में करवाया तुमको, ये वाला टॉपिक है, इसमें ये लोन अकाउंट बनेगा ऐसा कुछ, एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो इसके अंदर ये इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा इसको। सेम साथ में याद रखना रिटायरमेंट का भी करना है, थोड़ा सा ये अलग है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, डेट का फर्क पड़ता है बस। कल करते हैं।